हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब भाई? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे गाइस। क्योंकि बहुत सारी अलग अलग तरह की वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही हैं, और ऐसे कंडीशन में जब इतनी सारी अलग अलग वैकेंसीज हैं, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले एग्जाम्स भी लगे हुए हैं, तो हमारे लिए तत्परता, एकाग्रता और कह सकते हैं कि जो हमारी एक्टिविटी है वो बढ़ जानी चाहिए। मतलब थोड़ा सा एक्टिव हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जब ढेर सारी जगह हमें अप्लाई करना है और हर जगह एग्जाम देना, जैसे अभी अगर बात करें इस तरह जो आसपास टीचिंग कैटेगरी में जो ऐसे छात्र हैं जो टीचिंग कैटेगरी में एग्जाम्स देते हैं, टीचिंग कैटेगरी में जाना चाहते हैं, उनका सपना है टीचर बनने का, तो उनके लिए काफी अपॉर्चुनिटीज है। जैसे अब बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले एग्जाम्स की, तो सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है, उसके लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, और हम आप मिलकर जो है टेक्स्ट बुक परिवार पूरा मिलकर उसके लिए प्रयासरत है कि आप इस बार परीक्षा जो जुलाई में जो होने वाली है उसमें बेहतर प्रदर्शन करें। इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ अन्य स्टेट्स के भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एग्जाम्स, या बिहार टीचिंग का जो एग्जाम्स है बीपीएससी करवा रहा है, वो भी इसी समय ही नोटिफिकेशन आ चुका है, तो उसके लिए भी आप एटलीस्ट कम से कम जो छात्र हैं वो प्रयासरत होंगे। इसी बीच में आपने देखा कि ईएमआरएस यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल वाले जो वैकेंसीज हैं उनका भी एटलीस्ट प्रारूप आ गया, प्रोफार्मा आ गया, यानी वैकेंसी जो रिक्रूटमेंट है उसको फुलफिल कैसे किया जाएगा उसके रूल रेगुलेशंस के को लेके एक नोटिफिकेशन आ गया कि भाई अगले कुछ दिनों में नोटिफिकेशन एग्जाम्स के लिए भी आ जाएंगे कि कैसे वैकेंसीज हैं, कौन कौन से वैकेंसी, लगभग अप्रॉक्स 38,000 के आसपास वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें नॉन टीचिंग और टीचिंग दोनों पोस्ट है, लगभग अप्रॉक्स हाफ जो है वो टीचिंग के पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज है। ठीक है, इसके अलावा जो अभी इस रेजिडेंशियल विद्यालय के बाद इसके अलावा भी कुछ और एग्जाम्स के लिए भी नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, एक बालिका विद्यालय वाला जो रेजिडेंशियल बालिका विद्यालय है जो हर जिले में खुल रहा है, उसमें भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में टीचिंग कैटेगरी में कई सारे एग्जाम्स आपको देखने को मिल जा रहे हैं अगले कुछ दिनों में। इसके लिए क्या होगा कि आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। अब अभी जैसे नोटिफिकेशन जो दिया है ईएमआरएस यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का, इसमें इन्होंने टीजीटी और पीजीटी, आप अगर नोटिफिकेशन को पढ़ा होगा, सर ने इस पूरा नोटिफिकेशन का वीडियो बनाया भी है। ठीक है ना, टीजीटी और पीजीटी इन दो पोस्ट के लिए अलग अलग सब्जेक्ट में आपको वैकेंसीज उन्होंने दी है। तो ये दो पोस्ट है, इनमें बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, सब सब्जेक्ट के बारे में प्रॉपर तैयारी करना पड़ेगा। तो हमने हिंदी का जो सिलेबस है टीजीटी और पीजीटी का, वो चूंकि उसमें सिलेबस दिया नहीं है, और सिलेबस जो दिया भी है आप नोटिफिकेशन देखोगे तो वहां पे सिलेबस जो दिया है वो सिर्फ दिया है कि डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, वो 12 लेवल का होगा ना, हाई स्कूल तक का सिलेबस होगा और डिफिकल्टी लेवल होगा 12 तक का, इतना ही दिया है। तो उससे स्पष्ट नहीं हो रहा था कि आखिर हमें पढ़ना क्या है। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे, या बहुत सारे बच्चे परेशान थे इस बात को लेकर, असमंजस की स्थिति में थे कि सर इस एग्जाम को अगर हमें टीजीटी हिंदी बनना है, हिंदी के लिए हमें टीजीटी देना है, तो हमें क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ें, कितना डीप पढ़ें, ये सारी बातें समझ नहीं आ रही थी। तो आज के वीडियो में हम प्रॉपर एक एक डिटेल चैप्टर एंड सब सेक्शन वाइज आपको हम बताने वाले हैं कि क्या क्या है जो इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ना है आपको, कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है, कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, और टोटल जो सिलेबस है वो हिंदी का क्या है जिसको आपको पढ़ना है, जहां से प्रश्न आपकी इस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में आने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं, पहले हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको बहुत सारी चीजें बहुत डीप में पढ़नी पड़ेंगी। एक बात ध्यान रखिएगा कि जितने भी नाम यहाँ पर लिखे हैं, हालांकि मैंने उसको थोड़ा सा तोड़ के अलग अलग बहुत डीप में लिखा है, लेकिन इससे भी ज्यादा इनके भी कई सारी पहलू हैं। अगर हम आदिकाल की बात करें तो आदिकाल केवल आदिकाल तक समाप्त नहीं हो जाता। आदिकाल में अलग अलग संप्रदायों की बात करें, चाहे वो नाथ संप्रदाय हो, चाहे बाकी जो वल्लभ संप्रदाय है, ठीक है, या रासो सभ्यता की बात करें, रासो काव्यों की बात करें तो रासो क्या है, इन सभी चीजों का गहन अध्ययन, हर उस प्रसिद्ध लेखक के बारे में, राइटर के बारे में जो उस समय था, जिसने लिखा, जिनके बारे में लिखा, जो रचनाएं लिखी गई उनका इतिहास क्या है, उनके बारे में डिटेल्स, वो सारी चीजें आदिकाल का हिस्सा है। केवल और केवल आदिकाल से सिर्फ इतना नहीं कि सबसे पहला काल जो है वो आदिकाल है और इसे रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा, इतना जान लेने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा हर उस व्यक्ति के बारे में कि अगर सरहपा है तो फिर यहाँ पर क्या है, कैसे है, क्यों है, इन्होंने क्या क्या रचनाएं करी, ठीक है ना, या एवरीथिंग। अगर जगनिक ने कोई रचना करी तो वो कौन है, कहाँ से आए हैं, कौन से काल से हैं, आदिकाल से, भक्ति काल से, या तो फिर रीतिकाल कहाँ से हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हमें जानना पड़ेगा। भक्ति काल की बात करें तो जहां पर संत काव्य, भक्ति काल को अगर बात करें तो दो भागों में डिवाइड कर दिया गया था, एक निर्गुण एक सगुण, वहां दोनों के बारे में जानना है। सगुण और निर्गुण को भी आप देखोगे तो सगुण को भी डिवाइड किया गया है रामाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा में, और निर्गुण को भी ज्ञानाश्रयी शाखा, सॉरी,
कृष्णाश्रयी शाखा और रामाश्रयी शाखा में, और निर्गुण को भी देखा जाए तो ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा में डिवाइड किया गया। तो इन दोनों को जानना पड़ेगा। फिर उसके अंदर आप जाएंगे कि कौन है आखिर प्रेमाश्रयी शाखा के प्रणेता, यानी मलिक मोहम्मद जायसी जैसे लोग क्या सोचते हैं, इनकी रचनाएं किस तरह की हैं जिसमें हम ये मानते हैं कि ये प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। ये बातें गूढ़ तरह से आपको समझनी पड़ेंगी, सिर्फ जान लेना काफी नहीं होगा। और इसके लिए प्रॉपर क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा यहाँ पे, बैच पेड बैच भी आपको मिल जाएगा टेक्स्ट बुक पर इसके लिए, और यूट्यूब पर भी क्लासेस मैं संभवतः लूंगा उसके लिए, तो ठीक है, तो वो आपको मिलेंगे। सूफी काव्य, राम काव्य क्या है, कृष्ण काव्य क्या है, इनके बारे में। रीतिकाल आएंगे तो रीतिकाल, पहले तो रीतिकाल की अवधारणा क्या है, क्यों है, कैसे आया। आपको ये समझना पड़ेगा कि आदिकाल में कहीं भी श्रृंगारिक रचनाएं बहुत कम मिलती हैं, उसका रीजन क्या है, उसका मूल भाव क्या है, क्योंकि तब राजाओं के दिमाग में प्रेम या स्त्रियों को लेकर पब्लिक करना बहुत ही कठिन काम था, मतलब कि बिल्कुल अलाउड नहीं था। इवन कि आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि रानियों की या राजकुमारियों के चेहरे तक देखना वर्जित था। तो ऐसी कंडीशन में कोई कवि प्रेम के बारे में या उनके वर्णन के बारे में लिखे तो इसको हिम्मत तो थी नहीं, क्योंकि ज्यादातर जितने भी कवि थे वो राजाश्रय में थे, किसी न किसी राजा के यहाँ आश्रय पाए हुए थे। तो वो केवल क्या लिख सकते थे, वो केवल उनकी चरण वंदना, यानी कम से कम कह सकते हैं उनके युद्धों का वर्णन, उनकी वीरता का वर्णन ही कर सकते थे। आगे चल के जब कुछ कवि वहां से निकलते हैं, यानी कुछ कवि जो राजराज नहीं जाते हैं, वो मंदिरों में शरण ले लेते हैं, वो भिक्षाटन करते हैं और अपना खाते हैं। क्योंकि जब आप स्वच्छंद होते हो, आपके जो दिनचर्या का जो साधन है, जहां से आपका पेट पल रहा है, वो किसी राजा का महल नहीं है, वो लोगों द्वारा दिया गया भिक्षा है, तो फिर आप स्वच्छंद हो जाते हो और फिर अपनी मर्जी का लिखते हो। तो शायद हो सकता है उसकी वजह से वो भक्ति में चले गए, या फिर कुछ और मुखर हुई चीजें तो श्रृंगार तक पहुंची, तो रीतिकाल बन गया। आधुनिक काल कहां से शुरू होता है, आधुनिक काल में बहुत सारी चीजें, चाहे वो भारतेंदु की बात करें, 1850 से 1900 तक का जो एज है, इरा है, वो भारतेंदु युग शुरू होता है। फिर आगे द्विवेदी युग, जो कहते हैं खड़ी बोली की अगर बात करें कि खड़ी बोली को स्थापित करने वाला कौन है, तो वो द्विवेदी युग ही कहीं ना कहीं है। द्विवेदी युग ही है जहां पर खड़ी बोली पूर्णतः स्थापित हो पाई। तो ये सारी चीजों को बहुत गहन अध्ययन हम लोग करेंगे, यूट्यूब पर मिलेंगे सब प्रॉपर तरीके से, और साथ में पेड क्लासेस जो होगा वो तो बिल्कुल लाजवाब होना ही होना है। तो वहां पे भी छायावाद क्या है, प्रगतिवाद क्या है, प्रयोगवाद क्या है, या नई कविता क्या है, इन सब चीजों के बारे में। अब इसके जो व्याख्यात्मक प्रश्न है कि प्रगतिवाद क्यों है, भाई छायावाद को कई सारे और नामों से जाना जाता है, क्योंकि छायावाद का काल एक्चुअल में, इसका गलती इसकी नहीं है, एक्चुअल में वो जो एरा है, आप देखोगे तो द्विवेदी युग खत्म हो रहा है कहां तक, 1900, 1800 से 1850 से शुरू होता है, 1900 1920 के आसपास, 1918 1920 के आसपास सरस्वती पत्रिका जहां से समाप्त हो रही है। अब उसके बाद आता है छायावाद, यानी 1920 के बाद आप देख रहे हो 1947 में आजादी हो रही है, और 1947 के पहले जो क्रांतिकारियों के जो कह सकते हैं कई कई जगह घटनाएं हो रही थी, कई जगह बम फोड़े जा रहे थे, मतलब उग्रता थोड़ी सी बढ़ गई थी, लोगों में जागरूकता बढ़ गई थी, लोग आजादी को लेकर इतने तत्पर हो चुके थे, इतना एक्टिव हो चुके थे कि बस एकदम ठान लिया था कि बस चाहिए ही चाहिए। ऐसी कंडीशन में वो पूरा एक माहौल बन गया जागरण का, लोग उसके प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुके हैं। और वो काम कौन कर रहा है, वो जागरणवाद जो छायावाद कर रहा है ज्यादातर, या प्रगतिवाद आगे आता है तो वो भी कहीं कहीं सम्मिलित होता है इसमें। छायावाद का जो अंतिम रूप होता है, जहां छायावाद समाप्त होना शुरू होता है, वहां प्रगतिवाद का जन्म होता है, प्रगतिवाद आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपने ध्यान दिया होगा कि ये उस काल में सब कुछ लेके चल रहा है, यानी एक ऐसी कंडीशन जहां पर लोग इतने जागरूक हो गए, एक्टिव हो गए कि अपने लिए आवाज उठाना शुरू कर चुके हैं अंग्रेजों के खिलाफ। और एक तरफ ये भी, तो कहीं ना कहीं वो इसका प्रभाव आपको साहित्य पर मिलता है, और यही कारण है कि छायावाद को कई सारे अलग अलग जन जागरण काल कहते हैं इसे। क्यों कहते हैं, वही जन जागरण, जन की जागृति हो रही है वहां पे। और देखो, गद्य साहित्य के इतिहास की बात करें, गद्य साहित्य के विकास की बात करें, तो निबंध, नाटक, उपन्यास और कहानी, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वो निबंध हो, नाटक हो, उपन्यास हो या कहानी हो, इन सब को, निबंधों के बारे में डिटेल, किस किस तरह के निबंध है, कौन कौन शैली के निबंध है, उन सारी शैलियों के बारे में। नाटक के बारे में अगर देखा जाए तो नाटक क्या है और नाटक की कितनी अलग अलग शैलियां हैं, उनके बारे में डिटेल में जानना। या उपन्यास के बारे में बात की तो उपन्यास की कौन कौन सी शैली है, उपन्यास का लेखन क्या है, कौन कौन से उपन्यासकार हैं। क्योंकि उपन्यास की बात करें अगर हम ना, तो यहाँ पर केंद्रित हो जाता है प्रेमचंद पर। प्रेमचंद, हालांकि उपन्यास तो बहुत सारे और लोगों ने लिखा, लेकिन प्रेमचंद का जो उपन्यास है उसने एक मानक तय कर दिया, लोगों के लिए उपन्यास लेखन का एक मानक तय कर दिया। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो उपन्यास के अलग अलग कालों के या कहानी के अलग अलग कालों का विभाजन करते हैं ना, तो यहाँ पर इन्हीं के नाम को केंद्रित करके कहते हैं उपन्यास। प्रेमचंद पूर्व नाम क्या हो जाता है, नाम पड़ता है प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, यानी प्रेमचंद की उपन्यास शैली लिखने के पहले से जो लिखे जा रहे हैं वो उपन्यास। या फिर प्रेमचंदोत्तर, प्रेमचंदोत्तर,
प्रेमचंदोत्तर यानी प्रेमचंद के बाद के उपन्यास वो क्या है। तो इन सब के बारे में प्रॉपर हम सेंट्रलाइज हो जाते हैं प्रेमचंद पे, क्योंकि प्रेमचंद ने कहानी और उपन्यासों का एक मानक दे दिया कि लोगों ने उन्हें मानक समझ लिया कि ये उपन्यास है, यहां तक पहुंचना, इससे बेहतर है तो हम अच्छा मानेंगे, इससे नीचे है तो नीचे, उसे मानक मान लिया। तो ये तरीका था कहीं ना कहीं एक तरह से। या कहानियों की बात करें, जो कहानियां हैं, कौन कौन सी कहानियां, कौन क्या कह रही हैं, किस कहानी में। अब यहां पर ध्यान रखना, कुछ प्रमुख उपन्यास, कुछ कहानियां, कुछ नाटक, कुछ निबंध हमें पढ़ने पड़ेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। अगर उपन्यास की बात करें तो हम प्रश्न पूछ लेगा आपसे कि गोदान उपन्यास में होरी का जो चरित्र चित्रण कीजिए, या चरित्र उसमें पूछ लिया कि होरी का जो चरित्र है वो निम्न में से कौन सा सही है उसके बारे में। तो आपको अगर डिटेल में नहीं पता होगा तो फिर कैसे आप उत्तर दे पाएंगे। अगर आपको वहां डिटेल में नहीं पता होगा कि होरी कौन है, क्या उसका चरित्र है, उसने पूरे उपन्यास में क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक रहा है, किस तरह का वो रहा है, नायक है अगर चरित्र का वहां नायक है तो किस तरह का नायक है। या कई बार पूछ लेता है कि नाम को लेके कि जो उपन्यासों में इनके नाम है वो बहुत ही ग्रामीण परिवेश से होते हैं, बहुत ही पिछड़े पिछड़े टाइप के संप्रदाय, ग्रामीण परिवेश या पिछले पिछड़े संप्रदायों के नामों को लिया पिक करते हैं ये, तो उसका रीजन क्या है, निम्न में से कौन सा है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं कथनात्मक रूप से भी प्रश्न बन जाते हैं जो थोड़े से डीप स्टडी को मांगते हैं, मतलब आसान सरल, ऐसे ऊपर ऊपर की अगर हमने पढ़ाई की है तो वो फिर हमारे लिए वो संभव नहीं कि हम उसका प्रश्न का उत्तर दे पाए, क्योंकि तथ्यात्मक प्रश्न तभी आते हैं जब डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर बूढ़ी काकी नामक कहानी प्रेमचंद ने लिखा है और उसमें कुछ तथ्यात्मक बूढ़ी काकी के बारे में उसकी संवेदनाओं को व्यक्त किया है तो वो बिना पढ़े आप नहीं समझ सकते, और जब प्रश्न बनेगा ना तो शायद आप ऐसे फिर वो फील नहीं कर पाओगे, वो उत्तर नहीं दे पाओगे, तुक्का लगा सकते हो बस, क्योंकि वो चीज कहीं ना कहीं आएगी ही नहीं। हिंदी गद्य की लघु विधाएं, जैसे जीवनी हो गई, कुछ लघु विधाएं हैं, आत्मकथा हो गई, संस्मरण हो गया, यात्रा साहित्य होगा, गद्य 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 काव्य क्या हो गया, व्यंग्य क्या हो गया, चंपू काव्य क्या हो गया, महाकाव्य क्या है, खंड काव्य क्या है, वो सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे। सब पढ़ना पड़ेगा, जीवनी में कौन कौन है, कौन कौन सी फेमस जीवनियां हैं, किन्होंने जीवनियां लिखी, जिनकी कौन कौन सी जीवनियां जिनको पुरस्कार प्राप्त हुआ, वो किन राइटर्स की थी, किन कवियों की थी, इन सब के बारे में। आत्मकथा क्या है, आत्मकथा और जीवनी में अंतर क्या है। आत्मकथा, एक ध्यान रखना कि आत्मकथा व्यक्ति स्वयं लिखता है अपनी, और जीवनी बाद में लिखी जाती है, कोई और लिखता है। तो जब आत्मकथा स्वयं आदमी लिख रहा होता है तो कई बार चूंकि आप जिन पहलुओं को दिखाना चाहते हैं उन्हीं पहलुओं को दिखाएंगे, इसीलिए कहा जाता है कि आत्मकथा जो है वो यथार्थवादी नहीं होता, यथार्थ पर कम रहता है, क्योंकि व्यक्ति जो उस समय दिखाना चाहता है अपने बारे में, जिस तरह की छवि बनाना चाहता है पब्लिक में, वही दिखाता है। लेकिन जीवनी तो उसके बाद लिखी जाती है और कोई और लिख रहा होता है, तो वो इसकी परवाह नहीं करता कि क्या है, क्यों है और कितना है, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। सामान्यतः हम ये कह सकते हैं कि वो फिल्टर नहीं लगाता, जीवनी में फिल्टर नहीं होता, इसलिए यथार्थ ज्यादा होता है। आत्मकथा यथार्थ होता है बट कम होता है, उतना नहीं होता। संस्मरण क्या है, या रेखा चित्र क्या है, यात्रा साहित्य या यात्रा यात्रा वृत्तांत क्या है, महाकाव्य गद्य काव्य क्या है, इन सब के बारे में भी और सारी चीजें। या हिंदी रचना एवं उनकी रचनाएं, बहुत जरूरी चीज है, हिंदी रचना एवं उनकी रचनाएं। तो जरा कुछ टेक्निकल इश्यू आई थिंक है इसमें थोड़ा सा, चलिए, की वजह से ऐसा हो रहा है ये। चलिए कोई बात नहीं, जो लिखा हुआ उसके अगर समझाता हूँ मैं। आई थिंक कुछ इशू है जिस वजह से हो नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं, एक इशू शायद कुछ होगा। तो सिंपल सी बात देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हिंदी के रचना एवं उनकी रचनाएं, रचनाकार एवं रचनाएं, रचनाकार एवं रचनाओं की बात करें तो काव्य के भेद, काव्य की बात करेंगे हम ना, सारे काव्यों की बात करेंगे जिसमें। उसके बाद यहाँ पे रस, रस की बात करेंगे, रस कौन कौन से होते हैं ना। शुरुआत में अगर भरत मुनि ने रसों की खोज की या रसों का के बारे में बताया तो कितने रसों के बारे में बताया भरत मुनि ने, उसके बारे में बात करना ना। अव्यय के बारे में बात करना क्या है यहाँ पे ना। इसके अलावा छंद के बारे में बात करना, अलंकारों के बारे में बात करना, शब्द अलंकार क्या है, अर्थ अलंकार क्या है, इनके बारे में बात करना।
काव्य गुण क्या होते हैं, माधुर्य गुण क्या है, ओज गुण क्या है ना। उसके बाद फिर क्या होता है, काव्य दोष, कौन कौन से काव्य दोष हैं। हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी बोलियां हैं, कहाँ से बनी, कौन से अपभ्रंश से कौन सी बोलियां बन रही हैं, इनके बारे में पता करना। किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, पश्चिमी के बोली क्या है, या फिर पश्चिमी हिंदी क्या है ना, कौन से उपबोलियां हैं, बिहार में अगर बोली जाने वाली बोलियां हैं तो कौन सी बोलियां हैं, इन सब के बारे में डिटेल में समझेंगे। हिंदी की शब्द संपदा, शब्द संपदा यानी कि कुछ जैसे बात करें, शब्द संपदा में आता है क्या आपका, पर्यायवाची, मुहावरे, अनेकार्थक शब्द, एकार्थी शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ना, विलोम, इन सबको शब्द संपदा में रखा था। ये वोकैबुलरी वाला पार्ट जो है वो पूरा का पूरा आ जाएगा। इसके अलावा ध्वनियां, देवनागरी लिपि क्या है, नामकरण क्या है, विकास विशेषताएं, त्रुटियां, सुधार, सब कुछ ध्वनियों के बारे में। लिंग वचन के बारे में, लिंग जेंडर, नंबर, जेंडर कारक के बारे में, संधि है, समास, वर्तनी, वाक्य शुद्धिकरण, ये ग्रामर का जो पोर्शन है आपका वो पूरा का पूरा यहाँ पे कवर होगा। तो मतलब इस तरह से अगर देखो जाए, शब्द रूप क्या है, शब्द रूप में अगर देखा जाए तो शब्दों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, जिनमें 4 प्रकार होते हैं ना शब्दों के वर्गीकरण में, चाहे वो अर्थ के आधार पर हो जाए, चाहे प्रयोग के आधार पर हो जाए, चाहे संरचना के आधार पर, या फिर इतिहास या स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। तो इस तरह से अलग अलग होता है। शब्द रूप क्या है, विलोम है, श्रुति संभिन्नार्थक है, वाक्यांश के भेद है, मुहावरा है, लोकोक्ति है। शब्द रूप यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है इसमें। शब्द रूप की बात करें तो शब्द रूप में एक शब्द के कितने रूप होते हैं। संस्कृत में आपने देखा होगा कि शब्द रूप आपने पढ़ा होगा ना, पठति, पठता, पठंती। तो संस्कृत में एक शब्द के कई रूप होते थे, क्योंकि एक से लेके 8 विभक्तियां, और 8 विभक्तियों में 3 वचन, एक वचन, दो वचन, बहुवचन, तो 8 त्रिक 24। और अगर जेंडर की बात करें तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, यानी अगर तीनों में बनाना हो तो क्या हो जाएगा, 24 या 72, 72 के आसपास अप्रॉक्स यहाँ पे चीजें हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है हमें और आपको मिलकर समझना है। अगर आपको ईएमआरएस में टीजीटी की परीक्षा देना है इस बार, और चाहते हैं आपकी ये क्वालिफाई कर जाए एग्जाम को निकालने, चूंकि बहुत बढ़िया वैकेंसी है, तो मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, तो आपको सारी व्यवस्था मिल जाएंगी, सारी सुविधा मिल जाएगी। 7 पे कमीशन पे जो सैलरी मिलती है वो सारी सैलरी आपको दी जाएगी। मतलब कि एक अच्छा विकल्प है आपके लिए ये जॉब करना, और काफी सारी वैकेंसीज भी हैं अलग जगह पे। तो बाहर तो निकलना ही है, लाइफ में कहीं ना कहीं तो रहना ही, घर में तो मिलेगी नहीं वैसे फिलहाल तो बाहर जब निकलना ही है तो एक अच्छी जॉब के साथ कहीं रहा जाए। हाँ, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, कई बार लोग समझते हैं कि सर बाहर भेज देंगे कहीं, क्या फर्क पड़ता है, केवीएस में आप जाओगे तब भी तो बाहर ही जाओगे ना। केवीएस में अगर आपका सिलेक्शन होता है तब भी तो कहीं ना कहीं बाहर जाना ही पड़ेगा आपको। तो ऐसी कंडीशन में बाहर जाने से डरना नहीं है हमें, हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, क्रैक करना है, और एक जॉब लेनी है, एक प्लेटफॉर्म लेनी है, जिससे कि हम कहीं भी रहे एटलीस्ट, कम से कम अगर हमारे पास अच्छे पैसे आएंगे, सैलरी आएगी, अच्छा संसाधन रहेगा, तो हम संपन्नता और बाकी जो हमारे अपने लोग हैं उनकी हम हेल्प कर सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें सोचनी है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही फिलहाल। तो मैंने आई होप सारी चीजें बता दी हैं। बाकी अगर कुछ भी आपको और नीड है और जानना है तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है @अविरल सर टेक्स्ट बुक, ये आपको यहाँ पर जाके सर्च कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर जाइएगा, वहां पर सर्च कीजिएगा @अविरल सर टेक्स्ट बुक, जहाँ पे वो टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, या इसको स्कैन कर सकते हैं, यहाँ से भी मिल जाएगा। तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं और वहां मुझे बात कर सकते हैं, या इसके कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बता देंगे तो भी मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में क्या आपको जानना है, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सारी बातें। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद, जय भारत।